है वो फास्ट कर रही है इसके अगेंस्ट आर्म पावर स्पेशल, लेकिन आप हटा देना चाहिए। हाँ जी, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, क्या जो मतलब सराउंडिंग कंट्रीज हैं इन स्टेट्स के, वो कितना इंसर्जेंसी को, उसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा कहीं ना कहीं दो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लिटिल नाउ। बांग्लादेश से हमेशा शिकायत रही है। आई विल गिव यू अ फैक्ट, 97 में जनरल सेक्रेटरी उल्फा के अनूप चेतिया, ही वाज एप्रीहेंडेड इन ढाका। ओके, तो दिस इन इटसेल्फ इज अ बिग प्रूफ कि दोज पीपल हैव बीन देयर। और उस इंसान के पास से 10 अलग अलग देशों की करेंसी मिलती हैं और मतलब फॉर्ज्ड पासपोर्ट्स थे उसके पास, एंड ही हैड सम माइनर स्मॉल आंसर। ढाका में बिजनेस चल रहा था उसका। ठीक है जी। अच्छा, जनवरी 2004 में बीडीआर, दैट इज बांग्लादेश राइफल्स, और जो अपना बीएसएफ है, इनका दिल्ली में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि इवन बांग्लादेश न्यू कि दीज पीपल हैव बेसिस इन आवर कंट्री, कि यार उसको कर्व किया जाए। क्लोज टू 194 different insurgent groups bases were known by Indian intelligence agencies to be existing in Bangladesh. उसके बाद ऐसा नहीं एक्शन होता है। ढाका में एक सेफ हाउस था, उसके ऊपर आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बोलते हैं, उसका अटैक होता है। वहां पे परेश बरुआ उस टाइम वहीं था, जो बताया जाता है। और उसके अलावा उस घर में त्रिपुरा जो नेशनल आर्मी थी उसका भी चीफ था। 34 Ulfa cadres were arrested, but under as the मतलब reports came in the media, under some mysterious circumstances, those people were let off later on, क्योंकि within that building were some Bangla intelligence people also. तो यहाँ तक इसमें वो आता है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश नोटोरियस हो गया कि भाई आर्म इंसर्जेंट्स को अपने यहाँ शह दे रहा है, क्योंकि इट इज अ मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री। तो यूनाइटेड नेशंस का भी प्रेशर आता है, कनेडियन और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने टूरिस्ट को वहाँ पे जर्नी करने का नहीं बोलते हैं, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस टू बी देयर। तो दिस कंट्री रियली केम अंडर प्रेशर जी। खालिदा जिया जो वहाँ की बाद में प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन 1980 उनका आप अपना साइकी देखें, माइंडसेट देखें पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो खुद कहती हैं 1988 में कि अगर उल्फा के लोग हमारे यहाँ के बेसिस बनाते हैं तो उसमें बुरा क्या है। क्यों, अगर जैसे मुक्ति वाहिनी 1971 में जब पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ था, अगर मुक्ति वाहिनी जो है वो भी तो एक इंडिपेंडेंस गेन करना चाहता था, इंसर्जेंट ग्रुप था, ऐसे ही वो लोग हैं। और फिर उल्फा ने 71 में मुक्ति वाहिनी की हेल्प करी थी, तो आज आई थिंक वी आर आल्सो ऑब्लाइज्ड टू हेल्प उल्फा इन सम वे और द अदर। तो जब आप पावर में नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन व्हेन द सेम लेडी कम्स टू पावर, हर व्यूज चेंज। She considers Ulfa, yeah, इन्वॉल्वमेंट कितनी है वो मालूम नहीं है। And obviously post 9/11, उसके बाद 9/11 की भी घटना होती है। बेगम जिया जो वो एंटी इंडिया पोस्चर रखती हैं, और जो शेख हसीना जो है वो प्रो इंडियन जो है। जब से शेख हसीना की सरकार आई है तो उससे बांग्लादेश के साथ हमारे कई मसले सुधरे हैं और काफी जो है सुधार हुआ है बांग्लादेश भारत। सर मैं एक बात और पूछती हूँ, अभी आपने बोला कि इसके कारण, जो मैंने अभी घटना बताई आपको, 2003 में जो भूटान के आर्म फोर्सेस ने बड़ा एक्शन लिया उल्फा के खिलाफ, उन्हें हटाने के लिए, ठीक है, उसमें आपने बोला साउथ एशिया पर असर पड़ा था, ठीक है, असर पड़ा। तो जब 12 साल से ये कैंप्स वहां थे, उससे पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसका मैं आपको बताता हूँ साक्षी जी रीजन। एक्चुअली क्या है, बांग्लादेश की आप कभी भी नोट करना, उनका जो उनका एक इंपीरियल सा सेटअप है, एक मोनार्क है, वो जो भी गार्ड्स हैं उनको बस दे केटर फॉर द मोनार्क ओनली, क्योंकि उनका कोई बहुत बड़ा मिलिट्री का ऐसा सेटअप नहीं है वहां पे। तो 12 साल से इनके कैंपेन्स सदर्न भूटान में थे, लेकिन उनकी एक अपनी बड़ी पेक्यूलियर सी प्रॉब्लम ये होती है कि जितने रोड लिंक्स जाते हैं भूटान को, वो असम से होके जाते हैं, और असम का ही उल्फा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर वो उस कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं कट करते हैं तो उस कंट्री को इकोनॉमिकली कितना धक्का लगेगा, जितना भी सप्लाई से यहाँ से जाता है, वो बहुत बड़ा उनके लिए एक हेडेक बन सकता था। अच्छा, दूसरा उसमें क्या था कि इन द मीन टाइम क्या होता है कि वाई पीपल थिंक दैट भूटान अल्टीमेटली टुक एक्शन। ऑब्वियसली इंडियन फोर्सेस एंड इंडियन गवर्नमेंट हैड द प्रेशर, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, वहाँ उल्फा के ही बेसिस थे। उल्फा था, देयर वाज अनदर टेररिस्ट ग्रुप, डोंट रिकलेक्ट द नेम, एंड देयर वाज अनदर बाय द नेम ऑफ केएलओ, उनके अपने थे। केएलओ इन द मीन टाइम क्या करता है, ये उन दिनों की बात है जब नेपाल में माओवादी बड़े हावी हो रखे थे नेपाल के अंदर, नागा जो। तो एक भूटान कम्युनिस्ट पार्टी लॉन्च करी गई जी, और केएलओ ने ओवरनाइट भूटान में जगह जगह उस पार्टी को प्रमोट करने के लिए उसके पोस्टर्स भी लगाए। तब वहां पे जो दिग्मे वांगचुक, वहां के अपने जो प्रिंस थे, किंग थे, उनको एक खतरा महसूस हुआ
कि मतलब दैट मीन्स दिस मोनार्की इज गोइंग टू कम टू एन एंड और यहाँ पे अल्टीमेटली एक सोशल सेटअप और कम्युनिज्म आने वाला है, आएगा। हाँ। तो उसको भी माना जाता है कहीं ना कहीं, जब उनको अपना भी ये लगा कि अब हम ही को ये लोग भी इतना सेधने वाले हैं। वहाँ मिस्टर दोरजी जो है ना वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला रहे थे, उसमें भी थोड़ा ये लोग दूसरा जो भूटान आर्मी है उसके दो सेट हैं, एक तो भूटान आर्मी और दूसरा जो है उनका जो दिग्मेश जो प्रिंस है उसकी भूटान रॉयल गार्ड। जैसे कि हमारे पास प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड है, तो ये दोनों जो है चाहे वो भूटान रॉयल आर्मी थी या ये जो गार्ड थी, ये सिर्फ वहां पे सेरेमोनियल ड्यूटीज के लिए थी। आर्मी एक्शन के लिए उनके पास जैसे हमारा वहां पे आर्मी की ट्रेनिंग टीम है। बेसिकली तो इंडियन आर्मी उनको डिफेंस देती तो है। जो जब ये एक्शन लिया गया जिस टाइम इंडियन आर्मी जो है हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर होने लगे आसाम में, तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन्होंने जो है समझौता किया और उसके बाद इसकी जो है रॉयल भूटान आर्मी के जो है शेडो में एक्शन जो है ऑन ग्राउंड जो है 50-50 दोनों तरफ से इंडियन आर्मी भी थी और वो भी थी, परंतु जो है ऑन द गार्ब ऑफ भूटान आर्मी ये एक्शन लिया गया था और ये जो है जितने भी वहां पे 25 कैंप्स के ऊपर जो है रेड किया गया था और एटलीस्ट जो है 95% हमारे को जो है उसमें जो है कामयाबी मिली थी। जिसके बाद अभी जैसे 29 जनवरी को अभी उल्फा के जो मेरे 1800 के आसपास जो है सरेंडरीज थे। उनकी प्रॉब्लम यह है कि सरेंडर 1800 करते हैं जो कि गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी है, उनको जो है नौकरी देनी है, उनको पैसा देना है, घर देना है, बाकी फैसिलिटीज देनी, परंतु बाद में वो सारी फैसिलिटी लेके जिस टाइम पर भी उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहे ISI से मिलता है या चाइना से मिलता है, वो दोबारा से आर्म्स रेज कर देते हैं। 1800 सरेंडर करते हैं, आर्म्स कितने मिलते हैं? 50 आर्म्स मिलते हैं, तो बाकी जो है 1750 आर्म्स कहाँ से लेंगे? वो इसका मतलब है कि ये जो है सारे जो है हमारे जो है पॉलिटिकल जो मूव है वहां पर उसको भी जो है ये फेल कर देते हैं। हाँ। लेकिन ऑपरेशन बजरंग नाम दिया गया था जो भूटानीज आर्मी ने और इंडियन आर्मी ने मिलकर उस टाइम उल्फा के खिलाफ लिया था, एंड दैट वाज अ बिग सक्सेस। क्लोज टू अराउंड 1000 ऑफ देयर उल्फा कार्डर्स गॉट किल्ड एंड मेनी वर एप्रीहेंडेड आल्सो। जी बिल्कुल, ये हाँ, उस उसमें समय प्रेस की घटना बरवा है। को वहां से लेकिन उसका जो रिपल इफेक्ट हुआ ना साथ बांग्लादेश माइग्रेट करके बाद में, लेकिन इससे भी जो कमंगत जी ने बताया, कर्नल साहब ने बताया, इसमें भी जो अब वर्तमान में गंभीर जो बात आ रही है, जैसे आपने कहा विदेश में, तो वो है कि अब चाइना में भी कुछ कैंप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट को ट्रेंड करते हैं। और दूसरा बर्मा में भी बहुत सारे कैंप हैं जहां पे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रह रही हैं। जैसे पंकज जी ने बताया कि बर्मा में काचिन वगैरह जो है वहां जो है उस एरिया में भी काफी कैंप हैं। मणिपुरी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके कैंप भी हैं, नागाज के भी हैं और आपके आसाम के भी हैं। लेकिन इस क्षेत्र में अब जो सबसे ज्यादा नोटोरियस ग्रुप है वो उल्फाई है, जैसे पंकज जी ने बताया। मैं इस मुद्दे को यहीं पे छोड़ूंगी क्योंकि एक हमने नक्सलवाद का एक और मुद्दा है, उसको भी डिस्कस करना है आज के डिबेट में। अंत में सिर्फ इस मुद्दे से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने बोला कि इंसर्जेंसीज हैं और समस्याएं भी बहुत है, तो इन्हें खत्म करने के आखिर क्या समाधान क्या हो सकते हैं इनको दूर? साक्षी जी, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समाधानों पे हमें नजर डालनी है, लेकिन मैं फिर भी बात करूंगा उस एक बोल्ड एक्शन के जो रिपरकशंस क्या हुए थे। बांग्लादेश ने उसके बाद ये जो मैंने ढाका में RPG फायर हुआ था परेश बरुआ और इनके कार्डर्स के ऊपर, वो इंसिडेंट उसके बाद का ही है। ठीक है, अपना आपका बर्मा ऑल्सो हेल्प अ लॉट। उन्होंने एक ऑपरेशन गोल्डन बर्ड करके इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बर्मा के ट्राइबल और हिली एरियाज में लॉन्च किया। अराउंड 40 ऑफ दोज इंसर्जेंट्स, एंटी इंडिया इंसर्जेंट्स, वर किल्ड इन दैट ऑपरेशन। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, सार्क समिट हुआ था उन्हीं दिनों, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी गए थे पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर दिस भूटान ऑपरेशन। वहाँ पे वाजपेयी जी ने बिल्कुल, मुशर्रफ वॉज देयर, बिल्कुल उन्होंने ओपन कहा एक तरह से इनडायरेक्टली उनको बोलते हुए कि अगर ऐसा एक्शन हमारे और नेबरिंग कंट्रीज लें एक दूसरे का हित ध्यान रखते हुए तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। दिग्मे वांगचुक ने तो मुशर्रफ को यहाँ तक कहा कि इनकी चीजों के रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं कि जो अब मुशर्रफ के ऊपर आत्मघाती हमले हुए थे कि वो भी ना हो अगर हम अपने पैटी उनको छोड़ दें और टेररिज्म को एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम समझे और कर्ब करें और इसका समाधान ढूंढे। तो मैं दोबारा समाधान पे आती हूँ, क्या हो सकते हैं इंसर्जेंसीज को खत्म करने के? आपने जो समाधान की बात कही, तो यहाँ काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी रही है इन कोई भी इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं इनसे निपटने की, उसके 2-3 डायमेंशन हैं। जी सबसे पहले तो क्या है कि जब फोर्स यूज की जाए और ये जो ग्रुप्स हैं इनको डिसबैंड किया जाए, इनको टायर किया जाए और इनको जो है सख्ती से निपटा जाए। जब ये कमजोर हो जाते हैं तो फिर इनको जो है आर्थिक मदद दी जाती है, इनको रिहेबिलिटेशन की बात की जाती है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा पैकेज जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है और उस पैकेज के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए हैं। जैसे नागालैंड में मोर और लेस जो है नागालैंड के साथ पीस हो लेकिन गया। अगर हम सर की बात करते हैं, सर आपने जो स्टार्टिंग में बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी भी वहाँ बड़ा कमजोर है। कम्युनिकेशन की आपने जैसे बात की तो हाँ, ये जो इकोनॉमिक पैकेज है इसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहाँ डेवलप किया जा रहा है। नहीं, जैसे कर्नल साहब ने अभी बताया। जो ये पैकेज आ रहे हैं तो पैकेज में क्या है कि अभी जैसे हमने J&K में शुरू किया, इसी तरह जो है अभी नॉर्थ ईस्ट में भी ये सद्भावना प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, जिसमें कि हर एक डिविजन्स को जो है कुछ करोड़ पैसा दिया जाता है, जिसमें कि हम वहाँ पे स्कूल खोलते हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाता है और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन का भी, अगर जिस टाइम पे ये ब्रह्मपुत्रा फ्लड में आ जाती है तो सिविलियंस को क्रॉस करने के लिए जो है हमारे जो एयरफोर्स के या आर्मी के हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि ये जितनी भी प्रॉब्लम है, जब तक हम मासेस का दिल नहीं जीत लेते हैं उस टाइम तक जो है हम कामयाब नहीं होंगे। और ये जो सद्भावना प्रोजेक्ट है ये इसी के उसमें चलाए गए हैं और हर एक जो स्टेट में प्रॉपर पैसा दिया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है आर्मी के थ्रू और एयरफोर्स के थ्रू वहां पर खर्च करती है। और जहां तक मैं सोचता हूं उसमें जो है हमारे उधर जो है कलमाडी साहब जैसे आदमी नहीं है, ईमानदारी से जो है पैसा खर्च किया जाता है। मेरा इसमें साक्षी जी थोड़ा ये मानना है कि इलाज हर चीज का होता है, लेकिन सबसे पहले हमें, क्योंकि ऐसा नहीं अगर ये इंसर्जेंट ग्रुप सिर्फ इंडियन बॉर्डर्स में रहे तो क्या हम टैकल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स आपस में जुड़ चुके हैं, हर स्टेट में अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स आज एक दूसरे को क्रॉस द बॉर्डर हाँ सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो सपोर्ट इनको हमारे नेबरिंग कंट्रीज से मिल रहा है, आज वो सपोर्ट कम आया है पहले से। थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो सपोर्ट अभी भी कहीं ना कहीं है। अब म्यांमार की जनता एक तरफ तो कहती है कि वो इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रही है, जैसे ऑपरेशन गोल्डन बर्ड में उन्होंने कोऑपरेट भी किया, काचन इंडिपेंडेंस आर्मी के अगेंस्ट भी जो ऑपरेशंस अल्टीमेटली इंडिया ने भी किए बाद में, उसमें ऑल्सो बर्मीज आर्मी वाज इन्वॉल्व। लेकिन आपको मैं एग्जांपल देता हूं, फेब 2002 का UNLF एक ग्रुप है मणिपुर का, ठीक है, उनके बेसिस बांग्लादेश में भी है और उनके बेसिस म्यांमार में भी है। उनका टाइप हो जाता है उल्फा के साथ। ये जो मैं क्रॉस टेरर जो ग्रुप्स हैं, इनके जो लिंकेजेस हैं, दैट इज अ बिग हेडेक फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। तो उनका एक ऑपरेशन होता है जो टोटली बर्मा ने अपने आप खुद किया था। 192 उनके कार्डर्स को पकड़ा जाता है, ठीक है, और विद इन अ मंथ्स टाइम February 14 को उनको सबको फिर छोड़ भी दिया जाता है। तो ये आज तक किसी को नहीं समझ में आया कि ये हुआ क्या, क्यों उनको छोड़ा गया, व्हाई दे वर नॉट हैंडेड ओवर टू द इंडियन गवर्नमेंट। दीज थिंग्स हैव बीन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। जब तक नेबरिंग कंट्रीज से हमें पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको टेररिस्ट को वहां शेल्टर नहीं मिलेगा। और दूसरा जो है सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वहां के लोगों का, जब तक हमारी सोशल सेटअप में वो लोग इंटीग्रेट नहीं होंगे प्रॉपर, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मिलेगा, एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज, आई मीन दैट होल एरिया नीड्स टू बी ब्रॉट अप टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया काइंड ऑफ लेवल। अभी जैसे कर्नल साहब ने कहा, आपने सॉल्यूशन की बात की, तो कर्नल साहब ने जैसे कहा कि आर्मी जो है सद्भावना मिशन चला रही है और आर्मी के सद्भावना मिशन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने सिविल डेवलपमेंट इकोनॉमिक एड्स पैकेज भी काफ़ी दिए हैं और उन पैकेज के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है उस एरिया में आने शुरू हुए हैं। अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट की पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ डेवलप हो रहा है और कहीं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन लोगों में आया है। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है ज़्यादा मात्रा में इधर जो है पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एसिमिलेट हो रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो और एक और मैं लाइटर उसमें बताऊंगा कि अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो आपको सरप्राइज होगा कि आपके साइड में एक बकरी भी जा रही है, जो कि वहां पर जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है गवर्नमेंट ने पूरी जो है उनकी हेल्प कर रही है। और अभी अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जो